अगर आप आइशर मोटर को देखोगे, ये रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर है, उस टाइम पे ये 30x हुआ था ये कंपनी। लेकिन 2010 से लेकर के जब आप 2020 तक आते हो तो ये वहाँ से 70x हो चुका है। पहले 30x और फिर 70x, टोटल 2100x। एग्जैक्टली। अमेजिंग। एंड बाय द वे, जिन लोगों ने ये जर्नी मिस करी है ना, हमारी आंखों के सामने एक और आइशर मोटर बन रहा है। एक कंपनी है, डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये कंपनी है कॉल्ड, मुझे अच्छी लग रही है, ग्रोथ अच्छी है। जो ये ओवरऑल केगर बना ओवर द लॉन्ग टर्म, 33% का केगर बन गया। हमने वो वाले मीम्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि भाई अगर आपने बुलेट खरीदने की बजाय बुलेट के स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आज आप 50 गुना कर चुके होते, 100 गुना कर चुके होते, राइट। लेकिन जब बंदा एक्चुअली में वो आइशर मोटर या बुलेट के स्टॉक होल्ड कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे क्या दिख रहा था? तो जितने भी ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं आज के इस इन्वेस्टिंग टाइम में। जब प्रॉफिट दिखाई दे रहे होते हैं अपने अकाउंट में और हमें लगता है कि यार ये जो 10-20% का प्रॉफिट हो रहा है ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो उस स्कोर बोर्ड के चक्कर में जो बिग पिक्चर है उसे हम भूल जाते हैं। तो शुभम, अगर ज़्यादा पे सेल नहीं करना है तो एग्जैक्टली करना क्या है, यानी प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो हमें करना क्या है, हमें This video is for educational purposes only. We are not SEBI registered advisors, so always do your own research before investing. शुभम, बहुत से लोग हैं जैसे उन्हें प्रॉफिट होता है वो एकदम ही सेल कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सो इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल सही है। मैंने भी बहुत बार देखा है। इनफैक्ट कभी भी मैं कोई आइडिया या कहीं किसी फोरम में प्रेजेंट करता हूँ ना, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है। क्या बोलते हैं लोग, ये जो आपने कंपनी प्रेजेंट करी ना, ये हमारे पास थी 2 साल पहले थी, हमने 10% कमाया था, 20% कमाया था, वहाँ पे बेच दी, 5 गुना हो गई। इस टाइप के, मतलब इनफैक्ट मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक कंपनी है, डिस्क्लेमर कि भाई आई होल्ड दिस कंपनी सो आई माइट बी बायस्ड, और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये कंपनी है कॉल्ड जीना सीखो लिमिटेड, ठीक है। तो एक फ्रेंड था, उसके यहाँ पे मैं गया हुआ था पार्टी में, तो उसने बोला, क्योंकि मेरे साथ जनरली एक ही डिस्कशन करते हैं लोग अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो, हाँ, कि भाई किस में पैसा डालना है, बताओ बताओ। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये कंपनी है, मुझे अच्छी लग रही है, जीना सीखो करके है, ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ तो उसने सुनी भी नहीं हार्डली, एंड वो काफ़ी एक्टिव है मार्केट में। नाम सुनते ही मुझे बोला, भाई श्योर है ना, भाई श्योर है ना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं। कह रहा है ये 50 गुना हो चुकी है पिछले 3 साल में, 50 गुना हो गई है। मैंने कहा भाई ठीक है, हो गई है। फिर मैं उसे बताने लगा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, मतलब देख उसका जो बिजनेस है इतना अच्छा कर रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी एक आचार्य जी हैं, आचार्य मनीष, उनकी कंपनी है। इसे आप छोटा पतंजलि समझ सकते हो। तो सेम पतंजलि वाला ही बिजनेस मॉडल है। बेसिकली इनके हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें आप जाते हो पंचकर्मा कराने के लिए, या फिर किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, हार्ट का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट थोड़ा सा डाइसी है, ये लोग तो बोलते हैं भाई कैंसर का भी हम इलाज तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कैंसर का भी हम काइंड ऑफ उसको थोड़ा आपको मिटिगेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे आयुर्वेदा में नॉर्मली करते भी हैं। तो एनीवेज ये इनका बिजनेस है, लेकिन इनका जो मोटा प्रॉफिट आता है वो आता है दवाइयों से। तो अगर कोई भी एक जना अगर एडमिट हो रहा है तो वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए एडमिट होता है मिनिमम। एक दिन का जो बेड का किराया है वो 8,000 रुपये का आता है। वेरेज जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि अंग्रेजी हॉस्पिटल्स होते हैं, वो 50,000 पर डे एवरेज बेस्ट बेड का कॉस्ट होता है। तो कोई कहेगा यार ये तो बेकार बिजनेस है, वो लोग 50,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, ये सिर्फ 8,000 पर डे कमा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल लगाने के लिए पर बेड कॉस्ट सिर्फ 3 लाख रुपए आती है। एक आयुर्वेदिक, क्योंकि मशीनें होती नहीं है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, वहीं वहाँ पर 50 लाख का खर्चा आता है। तो वो लोग जो है उनका रेशियो क्या है, 50 लाख खर्च करके 50,000 पर डे कमा रहे हैं, ये लोग 3 लाख रुपए खर्च करके 8,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। फिर भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और उन सब के मामले में बहुत सुपीरियर बिजनेस है, राइट। और प्लस दवाइयाँ बाहर से नहीं ले सकते, अपनी दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल्स की अपनी दवाइयाँ नहीं होती। वो मार्जिन कमाते हैं, लेकिन कितना, 20, 25, 30% का मार्जिन कमाते हैं, ये 80% का मार्जिन कमाते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर मैं इनफैक्ट इसका आपको पीछे का चार्ट दिखाऊँ ना, तो पिछले मतलब कुछ सालों में हुआ क्या कि ये जो इसके प्रॉफिट्स थे ना, वो 6-7 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ तक पहुँचे हैं। लेकिन
जितना मुझे समझ में आता है जो ये लोग कर रहे हैं, ये 200 करोड़ से अगले 7-8 साल में 1000 करोड़ के प्रॉफिट भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ आ रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अब जब भी मैं उसको ये बात बोलूँ, मैं उसे बिजनेस समझाने की कोशिश करूँ, हर 2 मिनट में वो मुझे एक ही बात बोले कि भाई ये जो है 50 गुना हो गया है, ये जो शेयर है ना ये 50 गुना हो गया है। मैंने कहा भाई ठीक है 50 गुना हो गया है, वहाँ से आगे बढ़ो। आ, ये समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई बिजनेस हमेशा आगे की ट्रेजेक्टरी से चलता है, पीछे की ट्रेजेक्टरी से नहीं चलता। वो बोल रहा है कि यार ये तो गिरेगा तो ये तो पता नहीं कितने एक्स गिर जाएगा, 50 गुना हुआ है पता नहीं, ये तो 90% गिर जाएगा, 80% गिर जाएगा। बट वो आई थिंक वो जो प्रोसेस वर्सेस आउटकम का जो रिलेशन है ना, वो बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। बुलेट हम सब ने चलाई है, राइट, या फिर देखा है किसी ना किसी को बुलेट चलाते हुए, ठीक है, राइट। अब होता क्या है, जो लोग, हमने वो वाले मीम्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि भाई अगर आपने बुलेट खरीदने की बजाय बुलेट के स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आज आप 50 गुना कर चुके होते, 100 गुना कर चुके होते, राइट। लेकिन जब बंदा एक्चुअली में वो आइशर मोटर या बुलेट के स्टॉक होल्ड कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे क्या दिख रहा था, भाई 20% बढ़ गया है, 30% बढ़ गया है, बुक कर लेता हूँ, वापस से खरीद लूँगा, थोड़े दिन बाद वापस खरीद लूँगा। वो कहीं ना कहीं वो लॉस एवर्जन जो हो गया, या फिर कह लो कि प्रॉफिट को पचा ना पाने की जो क्षमता है। तो एनीवेज यहाँ पे मैं आपको एक टूल बताता हूँ। हमारा एक टूल है कॉल्ड ऑटो टूल। ऑटो टूल में क्या होता है ना, हमें जो ये नंबर्स हैं वो पूरे के पूरे नंबर्स एवरी मंथ दिखते रहते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, मार्केट शेयर देखने की कोशिश करते हैं सारी लिस्टेड बिजनेसेस का, कि कैसे वो मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप आइशर मोटर को देखोगे, ये रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर है, तो ये ना हर साल अपना मार्केट शेयर गेन करता रहता है, 3.8%, 3.9, फिर बीच में थोड़ा बहुत लूज हुआ, 4.1, 4.6, 5.1 तक भी गया, अभी 4.5% है। प्लस इसमें ये एक्सपोर्ट बिजनेस अलग से है। तो मतलब ये है कि अगर आप इस नंबर को देख रहे होते, इनफैक्ट यही चीज़ आप एक बार इसके एक्चुअल नंबर्स, कंपनी के नंबर्स भी देखो, पिछले 5 साल में ये पर मंथ कितनी मोटरसाइकिल ये लोग बेच रहे हैं उसके नंबर्स हैं। तो ये लोग 2022 में, इनफैक्ट मैं पिछले 10 सालों के आपको दिखाता हूँ, पिछले 10 सालों में आप यहाँ पे देखो, ये लोग ऑलमोस्ट 5 लाख गाड़ियाँ बेचते थे, फिर 6 लाख बेचने लगे, फिर 7 लाख बेचने लगे, फिर 8 लाख बेचने लगे साल की। अब ये लोग 10 लाख गाड़ियाँ हर साल बेच रहे हैं इंडिया में। और इतना ही, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा बिजनेस पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक्सपोर्ट का भी बना लिया है, जिसमें कि ये लोग अब यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर साउथ ईस्ट एशिया में तो इनकी बाइक्स छाई हुई हैं, हिमालयन वगैरह जो है वियतनाम में और यहाँ वहाँ। तो जितना बड़ा इंडिया का बिजनेस है, काफ़ी बड़ा बिजनेस इन्होंने एक्सपोर्ट का भी अपना बना लिया है। तो जो इंसान जो है सिर्फ इन नंबर्स को ट्रैक कर रहा था और स्टॉक प्राइस को देख भी नहीं रहा था, वो आराम से बैठ पा रहा था, क्योंकि उसे दिख रहा है बिजनेस ग्रो कर रहा है, हाँ ठीक है अच्छा ही करेगा, बिजनेस ग्रो कर रहा है अच्छा ही करेगा। लेकिन जो जना जो है वो स्टॉक प्राइस पे एंकर हो गया था, वो हर छोटी छोटी साइकिल में, हर 5% के फॉल में स्टॉक को बेच देता हूँ, फिर वापस खरीद लेता हूँ, फिर बेच देता हूँ, पूरी की पूरी जर्नी को जो है वो मिस कर गया। तो इसका ना मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, दिखाता हूँ। जैसे 2000 से लेकर के 2010 तक, जो जना 2010 में था उस टाइम पे ये 30x हुआ था ये कंपनी, ठीक है, 10 सालों में 30x हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30x हुआ। तो जो जना 2009-2010 में इस कंपनी को पढ़ रहा होगा, उस टाइम पे सोच रहा होगा कि यार यहाँ पर तो इतना 30 गुना हो गया है, तो यहाँ से क्या ही पैसा बनेगा, यहाँ से तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। लेकिन 2010 से लेकर के जब आप 2020 तक आते हो, तो ये वहाँ से 70x हो चुका है। मतलब इसे डाइजेस्ट करो, पहले 30x और फिर 70x, टोटल 2100x। 2100x एग्जैक्टली। तो मतलब ये 2 रुपए का शेयर आज, मतलब 2020 में 2600 रुपए का था। लेकिन हो सकता है शायद 2600 रुपये भी लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि यार इतने गुना हो गया है, अब 70 गुना और हो चुका है, अब यहाँ पे क्या ही खरीदें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2020 में अगर किसी ने इतना ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी लिया होता, तो आज वहाँ से भी ये कंपनी ऑलमोस्ट 3x हो चुकी है पिछले। एंड बाय द वे ये एक लार्ज कैप है, ये एक लार्ज कैप है। आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं।
तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब वही है कि अल्टीमेटली बिजनेस फंडामेंटल्स, मार्केट शेयर गेन कर रही है। बुलेट जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट था जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया, धीरे धीरे मासेस में आ गया। और एंड बाय द वे, जिन लोगों ने ये जर्नी मिस करी है ना, उनको मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ। ईथर एनर्जी, हमारी आंखों के सामने एक और आइशर मोटर बन रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ईथर एनर्जी के नंबर्स देखोगे टू व्हीलर्स के, तो पहले इन्होंने नॉर्मल वाली एथर निकाली थी, फिर रिट्जा निकाली, अभी उनका एक स्कूटर और आने वाला है, तीसरा स्कूटर आने वाला है। मार्केट शेयर की बात करूं तो ये कंपनी 2 साल पहले 2 या 3% का मार्केट शेयर हुआ करता था ईवी टू व्हीलर मार्केट में। पिछले साल इनका मार्केट शेयर 10% था। मैं पूरे टू व्हीलर मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ईवी टू व्हीलर मार्केट की बात कर रहा हूँ। पिछले साल वो 2% से बढ़ के 10% हुआ। इस साल वो 10% से बढ़ के 18% का मार्केट शेयर है। आज की डेट में जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बजाज और टीवीएस को छोड़ दो, बाकी सब कंपनियों को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है ईवीज में। इंडिया की ओला जो है 5वें 6ठे नंबर पे आ चुकी है। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ईवी कंपनी बन चुकी है आज एथर इंडस्ट्रीज। अमेजिंग। इन शॉर्ट, अगेन कम बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स की भाई ये देखो कि सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, दैट इज द फर्स्ट नंबर। एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये जो है ना, हमारा फाइनेंशियली फ्री का जो डैशबोर्ड है, ऑटो डैशबोर्ड, 2019 में पूरे साल में 2000 गाड़ियां बेच रहे थे ये। 2000, फिर 3000, फिर 15000, फिर 50000, फिर 1 लाख, 1,26,000, और अब 2025 में यानी पिछले साल इन्होंने 2 लाख गाड़ियां बेची हैं। और इस साल ये लोग 3 लाख गाड़ियों से ज़्यादा बेचने वाले हैं। नाइस। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे होता क्या है ना कि जब प्रॉफिट दिखाई दे रहे होते हैं अपने अकाउंट में, हरा और लाल रंग दिखाई दे रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो सर्टेनिटी का कंफर्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो एक शॉर्ट टर्म स्कोरबोर्ड की तरह हम उसे लेने लगते हैं। और हमें लगता है कि यार ये जो 10-20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो उस स्कोर बोर्ड के चक्कर में जो बिग पिक्चर है उसे हम भूल जाते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन क्या थी, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स क्या थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। सिर्फ हमारा जो ब्रोकर है ना, उसका डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होता है, जिसमें हमें ये दिख रहा होता है कि भाई ग्रीन है, और बस ये ग्रीन अभी अभी खत्म ना हो जाए। कई लोगों को स्टाइल थोड़ा ऐसा भी होता है कि थोड़ा मतलब शो ऑफ करने के लिए कि मैंने ये जो 30% है वो कैप्चर कर लिया। हाँ हाँ हाँ। आपको दोबारा वापस जाना वो डर इनफैक्ट मैं आपको इसका रियल स्टोरी बताता हूँ ना। मेरी मम्मी जो है, पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं नया नया जॉब छोड़ के इन्वेस्टर बना था तो मम्मी को डर लगता था। पहले तो मैं उन्हें हर कंपनी की स्टोरी बताता था। मैं बताता ये बढ़िया लग रही है, मुझे लगता है ये कम से कम 2-3x तो होनी चाहिए, स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही है, ग्रोथ आ रही है, ऐसा है वैसा है, सब सुन लेती थी, कहती थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर 1-2 महीने बाद पूछती थी, अच्छा तूने वो वाला स्टॉक लिया था ना, उसका क्या हुआ? मैं कहता था अच्छा हाँ, अभी तो 25-30% का गेन हो गया है, लेकिन अभी तो 3x की स्टोरी है, वो तो चलेगी। तो तुरंत जवाब आता था, क्या कहती थी कि एक काम कर, मेरी मान 30% बुक कर ले, अभी इसे बुक कर ले, ये गिरेगा, ये अभी 10% 20% गिरेगा, वापस तेरी प्राइस पे आ जाएगा, फिर से ले लियो, अभी कम से कम जितना आ गया है उसे बुक तो कर ले। और या फिर अगर इसका उल्टा हो जाए कि भाई मैंने बताया और थोड़े दिन बाद वो एक्चुअली में 10-15% गिर जाए, तो तुरंत आता था, देख पिछले हफ्ते ही मैं तुझे बोल रही थी बुक कर ले। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या है ना, हम अगर इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हो या फिर बहुत ही अच्छे ट्रेडर हो और आपका हिट रेट 60% है, ठीक है, तो 60% ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिटेबल होते हो एंड 40% ऑफ द टाइम्स आप नहीं प्रॉफिटेबल होते हो। मतलब 40% ऑफ द स्टॉक्स, और आप लेट्स से 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इक्वल प्रोपोर्शन में, तो आपके पास 100 रुपये थे, आपने सब में 5-5 रुपये डाले, तो 60% यानी कि 12 स्टॉक में आपने रिटर्न्स पॉजिटिव कमाए और बाकी में आपने नेगेटिव कमाए। अब जिन लोगों को ये बायस रहता है ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिट को तो जो है जल्दी से बुक करने की कोशिश करते हैं कि भाई 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, चलो जल्दी से बुक कर लेता हूँ, लेकिन जब लॉस होता है
तो लॉस में ना अचानक से स्टोरी बदल जाती है, नहीं 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 नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तो आगे जाके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे करेगा। अरे मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है, राइट, मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा है इसके प्रॉस्पेक्ट्स कितने कितने ज़्यादा बढ़िया हैं। या फिर तो फाइनली अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होता ना, तो एक ही, जैसे क्या होता है कि नॉर्मल जीवन में जैसे भगवान है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो भाई ये तो ऑपरेटर चला रहा है, ये तो ऑपरेटर गिरा रहा है, अभी अभी थोड़े दिन में वापस आ जाएगा, अभी ऑपरेटर घुस गया है इसमें। तो ये सब बातें करने लगते हैं। बट एनीवेज, यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम है वो है प्रोसेस का। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, अगर आप देखो कि जब ये रिटर्न बन रहे हैं तो जहाँ पर लॉस हो रहे हैं वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के 30% के लॉस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे गेन हो रहे हैं वहाँ पे 20% पे लिमिट कर दे रहे हो उसे। तो नेट नेट पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद 100 रुपये से शुरू किया था, घुमा फिरा के हम 100 पर ही पहुंचे। जहाँ पे गेन हुए लॉस हुए सब मिला के इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह निकाल दो तो और ज़्यादा नेगेटिव में ही हो जाएगा। वेयर एज इन्वेस्टर 2 क्या करता है, इन्वेस्टर 2 पिक्स लेता है लेकिन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बेसिस पर जो है डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे उसकी किस्मत बोल लो, या फिर इनफैक्ट किस्मत हर किसी की अच्छी होती है। हर कोई बोलता है ये स्टॉक अगर हम रखे रहते ना तो 2 गुना हो जाता, 5 गुना हो जाता। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रिटर्न्स हैं, सब कुछ सेम है जो इस इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर 2 का भी। लेकिन यहाँ पे 2 कंपनीज ऐसी थी जो कि समहाउ बहुत ही अच्छा करती रही, 20 में से 2। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा, 10% प्रोबेबिलिटी ही बोल रहा हूँ। एक 2 गुना हो गई और एक 5 गुना हो गई। तो 200% और 500% के रिटर्न का मतलब ये है कि जो ये ओवरऑल केगर बना ओवर द लॉन्ग टर्म, वो बन गया 100 का 133, यानी कि 33% का केगर बन गया। तो इनफैक्ट मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला, और ये बिल्कुल सच है, अगर आप देखो हम लोग क्लाउड इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और एआई का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहले इंटरनेट था, बाकी चीज़ें थी, लेकिन अब क्लाउड तो आप अलग लेवल पे चले गए हो। तो अभी जो आपका इंफॉर्मेशन एज था, जो आपका एनालिसिस का एज था, वो अब एक तरीके से डिमोक्रेटाइज हो चुका है। राइट। तो इनफैक्ट कोई भी स्मार्ट बंदा हो, अगर आज की डेट में वो खुद करना चाहे, ही कैन वेरी इजीली डू इट। जो आज की डेट में मेन एज रह गया है वो है बिहेवियरल एज। कि 100%। क्या आप एंकर बायस तो नहीं है आपके अंदर, आपने एक भाव 100 रुपये पे देख लिया, कहीं आप 150 में खरीद ही नहीं पा रहे हो जिंदगी में, आपको लग रहा है नहीं मैं तो 100 पे ही खरीदूंगा। क्या आपके अंदर लॉस एवर्जन तो नहीं है। तो जितने भी ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं आज के इस इन्वेस्टिंग टाइम में। राइट, 100%। तो शुभम, अगर ज़्यादा पे सेल नहीं करना है तो एग्जैक्टली करना क्या है, यानी प्रोसेस क्या है? हाँ, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हमें करना क्या है, हमें स्टॉक प्राइस पे एंकर नहीं करना है, हमें एक्चुअली बिजनेस के फंडामेंटल्स को देखना है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले इंडिया में एक रूल आया था जिसमें भाई मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने बोला कि भाई इंडिया में हम कोई भी चाइनीज़ कैमरे नहीं खरीदेंगे। मतलब जितने भी आईपी बेस्ड कैमरा की बात कर रहा हूँ, जिनमें इंटरनेट वाले कैमरा। जी। तो जब ये रूल आया था, एक कंपनी थी कॉल्ड आदित्य इन्फोटेक, जिसका प्यार से हम CP प्लस भी बुलाते हैं। अगर शायद कुछ लोगों ने टीवी पे ऐड भी देखी होगी, बोलते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, करीब 15-16 रुपए का भाव था। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने क्या देखा कि भाई ये कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है एंड लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि शायद उस टाइम 70 का या 60 का PE था। अभी भी अगर PE देखोगे तो लगेगा 117 का PE है। बट यहाँ पे स्टोरी क्या बन रही थी कि भाई कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी, गवर्नमेंट का रेगुलेशन फेवरेबल आ गया था, कंपनी ग्रो कर रही थी। एंड यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं जो 3,700 करोड़ के, वो अगले साल 5,000 और उससे अगले साल 7,000 करोड़ के नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी है। सो एज अ डिस्क्लेमर, अभी मुझे एक्चुअली में ये एक्सपेंसिव लगती है एंड आई ओन इट, सो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू दी प्रोसेस, तो प्रोसेस ये है कि यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि भाई 10% बढ़ गया है बुक कर लेता हूँ, 20% बढ़ गया है अभी बुक कर लेता हूँ, तो शायद मोस्ट लाइकली जो आप बिगर पिक्चर है उसे आप मिस कर देते कि भाई गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। चाइनीज़ कैमरा वाली जो कंपनियां थी वो इंडिया में ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर लेकर बैठी थी, ये शाओमी वाओमी और ये सब। और अगले 1 साल में वो सारी की सारी कंपनियां खत्म होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का बैन आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अब आप वो बिगर पिक्चर को नहीं समझ रहे हो। आप ये देख रहे हो भाई PE जो है ऑप्टिकली 100 का दिख रहा है, लेकिन अगले साल तो ये PE 50 का होगा, उससे अगले साल तो ये PE 30 का होगा, राइट।
एंड सिमिलरली जहाँ पर अगर एक्चुअली में कुछ खराब हो गया है, जैसे आपको याद होगा एक बार बहुत पहले हमने एक बात करी थी एक कंपनी की कॉल्ड नैटको फार्मा, हम्म ठीक है। नैटको फार्मा में क्या हुआ था कि यहाँ पे अगेन ये मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, इस वाली पीक की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सितंबर में ऑलमोस्ट जब ये 1600 का हुआ था, तो ये वाली जो रैली आई थी उस टाइम पे इनका जो ब्लॉकबस्टर ड्रग था कॉल्ड रेवलिमिड, जो कि कैंसर के लिए जो है दवाइयाँ जो बनाता था, इनकी एक डील हुई थी एक यूएस की कंपनी के साथ, जिसमें ये लोग जेनेरिक प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे थे और कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कैंसर का ड्रग था, और ये लोग लीगल बैटल था, वो लंबी स्टोरी है, वहाँ पे नहीं जाऊँगा, बट ये लोग लीगल बैटल जीत गए थे, जिसकी वजह से इन्हें 3 साल के लिए कोटा सिस्टम के हिसाब से इन्हें वो मिला था एलोकेशन, कि आप इतनी दवाई आप भी बेच सकते हो। जी अब उस कोटा के हिसाब से जो इनके बेस्ट प्रॉफिट्स आने थे वो आ चुके थे, और अगले साल जो कोटा था उसमें और कंपनीज एंटर कर रही थी, वो कोटा शेयर होने वाला था बाकी कंपनीज के साथ, इस वजह से, एंड वो जो प्रॉफिट्स थे वो थोड़े बहुत नहीं थे। इनफैक्ट अगर मैं आपको इनके नंबर्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप इमेजिन कर पाओगे कि ये लोग एक साल में 700 करोड़ से सीधा 1800 करोड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन वो पीक प्रॉफिटेबिलिटी थी। और जैसे ही मार्केट को ये समझ में आया कि पीक प्रॉफिटेबिलिटी है, वहीं से ही स्टॉक पलट गया, एंड देन उसके बाद टेक्नो फंडा के हिसाब से इसमें आप मूविंग एवरेज लगा करके एग्जिट कर सकते थे। लेकिन अगर आप उस टाइम पे ये सोचते कि यार 20% का लॉस है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं इसे रखे रहता हूँ, वो 20 का 30 होता, 40 होता, फ्रॉम द पीक 1600 रुपये से ये 700-750 रुपये पे भी आ गया था। तो इसीलिए मतलब बोथ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और साथ में लेके जो हमारा प्रोसेस है टेक्नो फंडा प्रोसेस, आई थिंक मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई टेक्नो फंडा को जो है फॉलो करो। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं, अगर बीच में कभी कभी क्या होता है कि कोई स्कैम निकल गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ गए, तो फिर हम ना टेक्निकल देखना है ना फंडामेंटल देखना है, तुरंत एग्जिट। हाँ, और अगर आपको आपकी पोजीशन इतनी बड़ी हो गई है, कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने लिया 10% होल्डिंग बनाई, 5% होल्डिंग बनाई है, वो 3 गुना 4 गुना हो गई, अब मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, राइट। अब मेरे को जरा सा भी मूवमेंट आता है तो मेरा दिल धक 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 करता है। अगर एक्चुअली में अगर छोटी पोजीशन है ना तो दिल कभी धक धक नहीं करेगा, इनफैक्ट अगर वो गिर रहा होगा तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। सो इफ़ यू आर एट अ पॉइंट कि वो कंपनी या वो स्टॉक आपकी लाइफ में डे टू डे ऑपरेशंस में आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो इट इज़ अ सिग्नल कि भाई उसे थोड़ा थोड़ा कट डाउन कर दो, उसे पुट इट समवेयर एल्स। वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है आप, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में गलत डिसीजन करवाएगा फिर आपसे। तो बेसिकली मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्रोसेस है, चाहे वो टेक्नो फंडा हो या आपका कोई भी प्रोसेस हो, तो फिर आई थिंक जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एंड बायसेस तभी जो है वो निकलते हैं जब आपको इनफ कॉन्फिडेंस हो, जब आपने इनफ डीप वर्क किया हो। अगर आपने सिर्फ टिप के बेसिस पे या ऐसे किसी से पूछ कर लिया होगा तो पक्का वो जो लालच तो आएगा ही कि भाई बुक कर लेता हूँ, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो मतलब जब भी आप बेच रहे हो तो हमेशा मतलब 4-5 क्वेश्चन है, ऑलवेज आस्क कि भाई क्या बिजनेस की स्टोरी इंटैक्ट है कि नहीं है, या फिर फ्यूचर की अर्निंग ग्रोथ इंटैक्ट है कि नहीं है, वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है या महंगी है, या फिर मैं जब बेच रहा हूँ तो क्या मैं फियर में बेच रहा हूँ, अगर फियर में बेच रहा हूँ तो थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ। काफ़ी बार होता है कि हमें पता होता है कि हम डर के बेच रहे हैं, लेकिन हम तब भी बेच देते हैं। एंड अगर ये सब आंसर्स आपको पता है तो ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू होल्ड ऑन, एंड बेसिकली लॉन्ग टर्म में यू आई थिंक यू विल डू वेरी वेरी वेल। ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू हेमंत। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।